हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए, तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा कि एक टाइम पर एक इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, इसको मेजरमेंट कैसे की जाती है, इसको कैसे नापा जाता है, कैसे पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पर कितना पैसा फ्लो में है। देखो, आरबीआई आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, अब ये सेंट्रल बैंक क्यों है इसको हम बैंकिंग चैप्टर में कवर कर लेंगे। इसके पास एक पावर है एंड दैट पावर कॉल्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करता है कि एक टाइम पर एक इकोनॉमी में कितना पैसा है। देखो, मनी से रिलेटेड दो पॉलिसीज हैं। मनी से रिलेटेड देयर आर टू पॉलिसीज विच डील्स विद मनी। वन इज फिस्कल पॉलिसी, वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड द अदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी को डील कर रहा है आरबीआई। गॉट इट। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई डील करता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक टाइम पर एक इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो में है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे नापा जाता है। देखो, इसको मेजर करने के लिए वी हैव फोर एम्स, वी हैव फोर डिफरेंट एम्स, M1, M2, M3 एंड M4। M1, M2, M3 एंड M4 समझो ध्यान से। M1 कुछ वैल्यू होल्ड करता है, M2 कुछ वैल्यू होल्ड करता है, M3 कुछ वैल्यू होल्ड करता है और M4 कुछ वैल्यू होल्ड करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, दीज आर ऑलरेडी क्यूमुलेटिव, यानी फाइनल आंसर M4 पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि M1 अपने आप में एक अलग वैल्यू है, M2 अपने आप में एक अलग वैल्यू है और इस सबका टोटल करने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है। ऐसा नहीं है। These values are already cumulative, these values are already cumulative। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। क्यूमुलेट होने का क्या मतलब है, क्यूमुलेट होने का मेरा क्या कहना है, इस बात को समझो जरा एक बार। देखो, अगर मैं जब भी कहता हूं कि वैल्यू क्यूमुलेटिव है तो इसका मतलब क्या है। अगर मुझे M1 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कुछ चीजों को प्लस किया, आई हैव एड समथिंग, मैंने कुछ चीजों को प्लस कर दिया। अगर मुझे M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 की वैल्यू निकालनी है तो M1 प्लस समथिंग, M1 प्लस समथिंग, और समथिंग क्या है मैं अभी बताता हूं। M1 प्लस समथिंग। अगर मुझे M3 की वैल्यू निकालनी है तो M1 जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है प्लस समथिंग, और इसके बाद ऐसे ही अगर मुझे M4 की वैल्यू निकालनी है तो M3 प्लस समथिंग। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो M3 तक M1 M2 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके थे और फाइनल आंसर M4 पर आ चुका है। 11th क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली होगी, जब आप मीडियन निकाला करते थे तो टोटल, एक तरफ टोटल और दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू ही टोटल हुआ करती थी। सेम चीज यहां पर है। क्यूमुलेशन का मतलब तो समझ चुके होंगे। चलो, अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हाउ टू मेजर मनी सप्लाई। एक टाइम पर एक इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो करता है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाए। समझो इस बात को। मैंने आपको बताया वी हैव डिफरेंट एम्स, वी हैव डिफरेंट एम्स, और एक एक करके इन सभी एम्स के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहला है M1। हाउ वी कैलकुलेट M1? इट इज डिफाइंड बाय दिस। क्या है सर ये? C क्या है, DD क्या है, OD क्या है सर? C का मतलब है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, हेल्ड विद पब्लिक। भाई, हमारे देश की जनता के पास जो भी पैसा है, उनकी जेबों में, उनके घरों में जो भी पैसा है, दैट इज करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। दूसरा है DD, दीदी नहीं है ये, DD है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। वो पैसा जो बैंकों में आपने एज अ सेविंग्स रखा हुआ है, वो पैसा जो आपने अपनी सेविंग के तौर पर बैंकों में रखा हुआ है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। और जब भी आप उसकी डिमांड करते हो, यू रिसीव दैट अमाउंट। उसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी डेट नहीं होती, इट डज नॉट हैव अ स्पेशल मैच्योरिटी डेट। जैसे बहुत सारी चीजें, टर्म डिपॉजिट देख लीजिए, नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात है। इसमें क्या होता है, एक मैच्योरिटी डेट होती है।
देयर इज अ मैच्योरिटी डेट, उस मैच्योरिटी डेट पर आपको पैसा मिलता है। चाहो तो पहले भी ले सकते हो, तुम्हारा पैसा जब मर्जी ले लो, लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट पर वो पैसा ले तो जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो काफी हाई होगा, और कंप्लीट पीरियड का अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैंकों में सारा रखा हुआ पैसा आपको जब मर्जी मिल जाएगा उसी सेम अमाउंट पर, ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक डिमांड डिपॉजिट के तौर पर बैंकों में पैसा रखा हुआ है तो वो पैसा आप जब चाहो वापस ले सकते हो, लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और वो भी अगर सेविंग्स अकाउंट है तो। अगर अदर एनी अदर अकाउंट है जो कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, नॉर्मली करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, उसका अलग बेनिफिट्स हैं, जब बीएस की क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा फोकस फिलहाल इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर पर है, इसको कंप्लीट करके मैं बीएस की क्लास भी शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। ओडी, अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, इसे साथ साथ लिख लो, इसे साथ साथ लिख लो, स्क्रीनशॉट तो मत ही लेना, ये स्क्रीनशॉट कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीज है। अगर अपने आप पर इतना भरोसा है कि जी आज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में जब इसे लिखेंगे तब स्क्रीनशॉट से सिर्फ कॉपी में ही लिखेंगे, तुरंत इंस्टाग्राम नहीं खुल जाएगा, तब तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हैंड टू हैंड लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, तो ये तीनों समझ में आया। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, विद सॉरी भाई, थोड़ा तबीयत भी खराब है आज। ठीक है, तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अभी बता दो आरबीआई के पास कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। फिर उसके बाद M2 कैसे निकलेगा, M2 कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि दीज आर क्यूमुलेटिव, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव हैं, ध्यान से सुनो। M2 अपने आप में कोई अलग वैल्यू नहीं है कि M2 को निकालने के लिए आप M1 प्लस M2 करोगे, नहीं, M1 तो ऑलरेडी प्लस हो ही चुका है। M2 निकालते वक्त M1 यानी ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी प्लस हो चुकी हैं, आपको प्लस करना है M1 में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस, सिंपली कहें तो पोस्ट ऑफिस। भाई देखो, पोस्ट ऐसा नहीं कि बैंकों में ही आप अकाउंट खुलवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। मल्टीपल अकाउंट होते हैं पोस्ट ऑफिस में, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलती रहती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, और लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ स्कीम हो सकती है, गर्ल एजुकेशन की तरफ सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है, कई बहुत बेहतरीन स्कीम्स लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं, तो उसमें जो भी पैसा डाला जा रहा है वो सब पोस्ट ऑफिस में डाला जा रहा है। तो M1 कैसे निकला, बताओ, सॉरी M2 कैसे निकला, M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बैंक्स। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस एक बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं। वो बहुत समय पहले था जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठियां देने का काम करते थे, लेटर्स ट्रांसफर करने का काम करते थे। आज पोस्ट ऑफिस वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मनी के कंट्रीब्यूशन, मनी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद M3 कैसे निकलेगा, वही M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले बताया कि नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब है, देखो, 2 तरह से डिपॉजिट करा सकते हो भाई। एक तो आपका सेविंग हो गया, अब सेविंग का मतलब सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं कि सेविंग अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व है, करंट अकाउंट भी है। अभी फिलहाल तुम ये मान के चलो कि सेविंग है। एक तो सेविंग अकाउंट तुमने बैंक में खुलवाया हुआ है, दूसरा है टाइम डिपॉजिट, टीडी, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट अकाउंट में होगा क्या कि तुम कुछ अमाउंट बैंक को दे दोगे कुछ समय के लिए। जैसे तुमने बैंक को अश्योर किया कि सर ये पैसा जो है, ये जो पैसा है हम आपको दे रहे हैं 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए पैसा हम आपको दे रहे हैं, तो बैंक भी अश्योर है कि भाई आप 1 साल तक तो ये पैसा लेने नहीं आने वाले, ठीक है। तो बैंक इस पैसे को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सर आप 1 साल के पैसे को लॉन्ग टर्म में कैसे रख सकते हो, भैया तुम्हारा ही पैसा 1 साल के लिए है, बैंकों के पास इस तरीके का बहुत सारा पैसा आया हुआ है, तुमने 1 साल के लिए दिया है, इसका मतलब नहीं पूरी दुनिया 1 साल के लिए दे रही है, कोई 5 साल के लिए भी कह रहा है, कोई 10 साल के। और बैंक अगर अश्योर है, अगर बैंक अश्योर है कि 10 साल तक तुम पैसा लेने वाले नहीं हो, तो सीधी सी बात है बैंक इसे कहीं इन्वेस्ट करेगा। बैंक वैसे तो तुम अगर 1 दिन के लिए भी पैसा डिपॉजिट करोगे, पैसा तो बैंक भी इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन 10 साल के लिए तुम अश्योर करके आ रहे हो बैंकों के भाई पैसा नहीं लेने वाले हम,
तो बैंक उसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। जब मैं बीएसटी, मैंने आज तो बीएसटी के बारे में कई बार बात हो गई, जब मैं बीएसटी की क्लासेस शुरू करूंगा उसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसे बताऊंगा कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेते वक्त और इन्वेस्टमेंट देते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन कौन से डिसीजन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जब मैं बताऊंगा तब बता दूंगा, अभी सुनो तो समझो मेरी बात। तो आपने क्या किया, बैंक को 1 ईयर के लिए अश्योर कर दिया दैट इज टर्म डिपॉजिट या नेट टाइम डिपॉजिट, कि भाई इस टाइम तक तो आप पैसा लेने आने वाले नहीं है। उसके बाद M4 कैसे निकलेगा, M3, अब यहां फर्क समझ लो, यहां पर दोनों में M2 था, M1 था और यहां M3 है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये टोटल से पोस्ट ऑफिस क्या है, सारी स्कीम्स मिला के जितना भी पैसा है, सिर्फ एनएससी को छोड़कर, नेशनल सेविंग एंटरप्राइज या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एनएससी भी कह लो उसको, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये रॉन्ग प्रिंट कर दिया है, एनएससी नहीं है वो, प्रिंटर ने गलती कर दी है, एनएससी है वो। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़कर कुछ स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करती है कि लोग इन्वेस्ट करना सीखें। इंडिया की प्रॉब्लम है, लोग इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। सेविंग के नाम पर बैंक में सिर्फ एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है और उसी में जाकर पैसा लगा देना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें अब सेविंग की तरफ बढ़ना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम इंडिया में यह भी है कि बीकॉम करने के बाद, एक देखो कॉमर्स की एक बहुत नॉर्मल सी डिग्री है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम। बीकॉम पढ़ने के बाद कोई इंसान ये कह देता है भाई शेयर मार्केट तो जुआ है, फिर क्या होगा ऐसे इंसान का, बिल्कुल बर्बाद है वो इंसान। उसने बीकॉम पास कैसे कर लिया मुझे ये समझ नहीं आता। शेयर मार्केट जुआ नहीं है भाई, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा फाइनेंशियल। फिर से बीएसटी के चैप्टर नंबर 9 में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो अल्टीमेटली एनएससी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनएससी कुछ स्कीम्स को छोड़कर जो भी पैसा बैंकों में पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो रहा है वो सारा पैसा M4 को कैलकुलेट करने में यूज होगा। और M4 इज द फाइनल आंसर, M4 इज फाइनल आंसर। I have already told you that these are cumulative. These are cumulative. ये अलग अलग नहीं है, M1, M2, M3 की वैल्यू अलग अलग नहीं है, These are already cumulative. तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। भाई क्या कैसे मेजर करते हैं, कौन मेजर करता है, आरबीआई मेजर करता है। आरबीआई क्यों, क्योंकि वो होल्ड करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, M1 का कॉन्सेप्ट क्या है, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट। M2 का मतलब M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट और उसके बाद टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक, यहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट था, एनएससी है वो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहा हो तो मुझे बताना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ देता हूं। एक चीज और देखो, बस ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया मनी, इसके बाद मैं बैंक शुरू करूंगा। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी टॉपिक है, हाई पावर्ड मनी। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर के बारे में तो मैं एग्रीगेट डिमांड में समझाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, वहां डिटेल में समझाऊंगा। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है, देखो हाई पावर्ड मनी कुछ फॉर्म ऑफ मनी को मिलाकर बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन आया है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे जो इवॉल्व हो गए हैं, याद है ना, जो इवॉल्व हो गए हैं, जो बंदर नहीं रहे हैं अभी भी, इवॉल्व होकर ह्यूमन बन गए हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि हाई पावर्ड मनी का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ लो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ये टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आरबीआई के पास जो टोटल लाइबिलिटी है, टोटल आरबीआई के पास जो लाइबिलिटी है उसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। क्या है सर ये लाइबिलिटी, बहुत सिंपल सी बात है, करेंसी। देखो
जितने भी नोट हैं उस पर लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपी डैश। 20 रुपए का नोट होगा तो 20 रुपए लिखा होगा, 20 रुपीज 500 का होगा तो 500 लिखा होगा। यानी आरबीआई वादा कर रहा है हमसे कि जो भी इस नोट का बेरर है, जिसके हाथ में भी एक करेंसी का नोट है, आरबीआई उसे 500 रुपए का अगर नोट है तो 500 रुपए की वर्थ दे रहा है। आरबीआई उसे वर्थ प्रॉमिस कर रहा है। इट्स लाइक अ प्रोमिसरी नोट। और प्रोमिसरी नोट जिसके नाम पर भी इशू होता है वो पर्सन लायबिलिटी होल्डर बन जाता है। तो यहां पर आरबीआई एक प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है हमें उस स्टेटमेंट के जरिए, और वो आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी इज अ टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई। आरबीआई के पास जो टोटल लायबिलिटी है, किसकी लायबिलिटी होगी भाई? देश की लायबिलिटी होगी, हमारी लायबिलिटी होगी, देश के नागरिकों की, द सिटीजंस ऑफ इंडिया की लायबिलिटी होगी। तो पहला है करेंसी। उस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? आज तक कभी पढ़ा तो होगा नहीं वो स्टेटमेंट, तुमने अगर पढ़ा भी हो तो इसका मतलब यही है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ रुपी दिस। इसका मतलब यह है कि आरबीआई हमें वादा कर रहा है, उसने हमें प्रॉमिस किया है। देयर इज अ प्रोमिसरी नोट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड आरबीआई, दैट इज कॉल्ड करेंसी। दूसरा है वॉल्ट कैश इन कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के वॉल्ट, वॉल्ट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वॉल्ट को? अरे आपके घर में होता है ना अलमारी के अंदर तिजोरी, ठीक है, वॉल्ट तिजोरी। तो कॉमर्शियल बैंकों की तिजोरी में जो पैसा है वो आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा पहुंचना आरबीआई के पास ही है। मनी क्रिएशन जब टॉपिक बताऊंगा बैंकिंग में, तो आप ये देखेंगे कि जो भी पैसा बैंकों में डिपॉजिट हो रहा है वो पहुंच अल्टीमेटली आरबीआई के पास ही रहा है, कंट्रोल उसका आरबीआई के पास ही जा रहा है। और डिपॉजिट हेल्प बाय गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। भाई आरबीआई भी डिपॉजिट लेता है, डायरेक्ट पब्लिक से तो नहीं लेता, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता, लेकिन आरबीआई भी डिपॉजिट लेता है। किससे डिपॉजिट रिसीव करता है आरबीआई? आरबीआई डिपॉजिट रिसीव करता है बैंकों से एंड कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट से। बैंक मींस कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक तो वो खुद ही है, आरबीआई सेंट्रल बैंक तो खुद ही है। बाकी वो किससे डील कर रहा है? बाकी वो डील करता है हमारे से कॉमर्शियल बैंकों से। कॉमर्शियल बैंकों से जो आरबीआई को पैसा मिलता है डिपॉजिट करने के लिए, और गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डिपॉजिट करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है आरबीआई, बैंकर टू द गवर्नमेंट है आरबीआई। तो बैंक गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको आरबीआई डील करता है, आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करता है। रिवर्स रेपो रेट के सिस्टम में समझाऊंगा कि कैसे पैसा जो अभी किसके पास है, बैंकों के पास है, वो पैसा आरबीआई के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मनी मल्टीप्लायर अभी नहीं बताया। मनी मल्टीप्लायर जब मैं एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर बताऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ठीक है, बैंक के तुरंत बाद ही है वो चैप्टर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये टोटल लायबिलिटी है किसकी? आरबीआई की। आरबीआई की ही क्यों है? क्योंकि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी को होल्ड करता है, द अथॉरिटी विच होल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ लायबिलिटी फ्रॉम whom? फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई को हमारी लायबिलिटी, आरबीआई के पास हमारी एक लायबिलिटी है। क्या क्या कंसिस्ट होगा इसके अंदर? करेंसी, वॉल्ट विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था बेटा मनी का, ये कंप्लीट चैप्टर था मनी का। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में मैंने 3 वीडियोस पर बनाए, वो तीनों वीडियोस आप देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको मनी का कराया। इसके तुरंत बाद में अब बैंक का चैप्टर शुरू कराऊंगा, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो अब हम बैंकिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आप समझ लेना, एक बार दोबारा वीडियो को देखना अच्छे से, कोई डाउट आएगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि डाउट कुछ हो, क्योंकि मैंने जहां तक कोशिश की है मैंने एक एक पॉइंट को एक्सपेक्ट किया है कि एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। अब इसके लिए बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो। ठीक है, कर ही दोगे खैर तुम, मुझे उम्मीद है पूरी तुमसे। ठीक है, चलो, ओके, बाय।